तो ज़ाहिर है कोई और स्टिच अच्छा से जो लाइगेशन की होती है वहां से हो जाता है। सर, और तो मुझे नहीं समझ आ रहा इस वक्त। और जी ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता रहता है। कोई और कैंडिडेट इसमें ऐड कर दे। हाँ जी, एनी अदर कैंडिडेट? सर एक तो हमने डॉक्टर फुरकान ने रिंगर लेक्टेट की बात की, और दूसरा हम जेलो फ्यूजन दे सकते हैं इस पेशेंट को। अगर ब्लड इमीडिएटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम ब्लड को अरेंज करने के लिए कॉल कर देंगे ब्लड बैंक में। मीनवाइल जब तक आता है तब तक हम की आंसर ये है सबसे पहले कि आप सबसे पहले ब्लड की ऑर्डर करेंगे कि इसका ब्लड फौरी तौर पे अरेंज करें, फिर आप उसे प्लाज्मा एक्सपेंडर लगा सकते हैं। तो उसके साथ ही ये पेशेंट जो है क्या करता है, ये ब्लड किधर जाता है ज्यादातर? एक पेशेंट पेट जो में जा रहा पोस्ट होता है, पेट में जा रहा होता है, किधर जा रहा होता है? स्टमक में सर, पेट में जा रहा, स्टमक में जा रहा होता है। गुड गुड, इज अ गुड आंसर। स्टमक में स्वॉलो कर रहा होता है बच्चा, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? उस ब्लड को भी तो ट्रेन करना है। डीकम्प्रेस करते हैं, गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन करते हैं, एनजी डालते हैं। एनजी डालते हैं, गुड। तो उसके बाद जब एनजी डाल के आप ऑपरेशन थिएटर में ले गए, हाउ विल यू प्रोसीड फर्दर फॉर द इंडक्शन, क्या करेंगे? सर हम रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करते हैं। गुड, ये भी अच्छा जवाब है, ठीक है। आरएसआई करेंगे, एयरवे, ठीक है। जी सर, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करके हम पेशेंट का एयरवे सबसे पहले सिक्योर करेंगे और उसके बाद सर्जन के हैंड ओवर करेंगे साथ ही, ताकि वो फिर जो ब्लीडर है उसको रोक सके। इंडक्शन एजेंट ऐसा चूज करेंगे जो सीवियर हाइपोटेंशन या हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी ना करवाए पेशेंट हाइपोवोलेमिक हो। वो आप पहले आपने बताया ना, प्री आप में आप उसको रिससिटेशन करके स्टेबल करके तो शिफ्ट कर लेंगे। तो इनका जो की आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के, वो 3 चीजें याद रखें। एक ये कि फुल स्टमक कंसीडर करना है, उसको आपने एनजी डाल के उसको ब्लड को जो है ना वो बाहर है सक करके वो निकालना है। और इसका दूसरा की आंसर है कि आरएसआई आपने करना है, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी है। और ब्लड रेंज का लाजमी जो पहले नंबर पे है। ये 3 जो मेजर इसके आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के मेन। जी सर, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी शेयर भी कर रहा हूँ। A 57-year-old male has off and on syncopal attacks. After investigation, carotid artery stenosis are found. First question is what is the indication of carotid endarterectomy? सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? 57 ईयर मेल है, उसकी स्टेनोसिस कितनी है या कोई आपने बताया प्लीज? स्टेनोसिस मेंशन नहीं हुआ, वो इंडिकेशन पूछ रहे हैं कि किस इंडिकेशन के ऊपर आप कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी करेंगे। सर अगर पेशेंट या तो सिम्टोमेटिक हो विद 50% और मोर स्टेनोसिस के साथ, कोई सीबीए या टीआईए का अटैक हो, 50% से ज़्यादा स्टेनोसिस हो और पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, या अगर 70% से ज़्यादा स्टेनोसिस हो तो भी इंडिकेशन हो जाती है, और अगर 50% से ज़्यादा स्टेनोसिस है और किसी मेजर सर्जरी के लिए पेशेंट जा रहा है तो भी ये कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी की इंडिकेशन है। फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एनेस्थीसिया प्लान? सर कार्डियक इन्वेस्टिगेशन, इसके एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर कैरोटिड में ओक्लूजन है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके कोरोनरी वेसल्स। यस, जी जी करें, कंटिन्यू करें। हेलो जी, डॉक्टर फुरकान शायद बात कर रहे थे। सर इसकी जब हमारे पास कोई कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी के लिए पेशेंट आता है
तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि अगर कैरोटिड के अंदर स्टेनोसिस है तो इस पेशेंट को वेस्कुलर कहीं बॉडी के अंदर हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए देखेंगे, और हम आईज को भी इवैल्यूएट करेंगे अगर कोई स्टेनोसिस है विजुअल एक्यूटी वगैरह के लिए, या कोई रीनल प्रोफाइल करेंगे, कोई रीनल में परफ्यूजन का जो इम्पेयरमेंट तो नहीं है। तो मेजर हम जो ऑर्गन्स होते हैं हम उनको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। कार्डियक के लिए हम ईसीजी इकोकार्डियोग्राफ करवाते हैं और फंक्शनल स्टेटस पेशेंट का देखते हैं। अगर इंडिकेशन होती है तो फिर हम कोरोनरी एंजियोग्राफी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वो पहले हम वर्कअप करवाएंगे, अगर उसकी तरफ रिस्क फैक्टर्स होंगे तो हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, what anesthesia plan you will opt with pros and cons? जी सर इसमें हम जनरल एनेस्थीसिया को भी जनरल सर आई विल प्रोसीड विथ जनरल एनेस्थीसिया, और जनरल एनेस्थीसिया के मेरे जो प्रेफर करने के वो ऑप्शन वो इसलिए हैं क्योंकि एक तो सर्जन को फिजिबिलिटी होती है काम करने के लिए, फैसिलिटेटेड होता है सर्जन, और दूसरा एयर वे हमारा सिक्योर्ड होता है, और तीसरा अगर कोई खुदा ना खास्ता इंट्रा ऑपरेटिवली कोई मेजर ब्लीडिंग होती है या कोई स्ट्रोक होता है या कोई सेरेब्रल कंप्रोमाइज होता है तो उसमें एयर वे हमारा सिक्योर्ड रहता है। और उसके अलावा फिर इसके जो हमारे कॉन्स हैं वो ये हो जाते हैं कि अगर इंट्राऑपरेट कोई सेरिब्रल इस्कीमिया या कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो हमें ठीक से पता नहीं चलता, डायरेक्ट मेजर हमारे पास कोई नहीं होता क्योंकि पेशेंट एनेस्थेटाइज्ड होता है। तो उसमें फिर हम इनडायरेक्ट मेजर्स यूज़ कर सकते हैं सेरिब्रल परफ्यूजन के, जिसमें ईईजी आ जाता है और एसएसीज आ जाते हैं, सोमेटोसेंसरी पोटेंशियल्स, और दूसरा हम कैरोटिड सॉरी प्रेशर जो स्टम्प प्रेशर चेक कर सकते हैं, और उसमें एक और हम जो डॉपलर भी करवाते हैं उसमें भी फिर हमें ट्रांसक्रेनियल डॉपलर से भी हम इनडायरेक्ट मेजर से हम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ऑप्शन अदर देन जनरल एनेस्थीसिया? सर जनरल एनेस्थीसिया के अलावा सर हमारे हम लोग पास सुपरफिशियल एंड डीप सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक लगाते हैं, और उसमें फिर माइल्ड सेडेशन की नीड पड़ती है बाज़ दफ़ा, बिकॉज पेशेंट लंबे अरसे के लिए कोऑपरेट नहीं करता तो हमें लाइट सेडेशन साथ ही चलानी होती है। तो सुपरफिशियल एंड डीप सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसका सर फायदा ये होता है कि पेशेंट अवेक होता है। एक मिनट होल्ड, ये डॉक्टर इकरा से डॉक्टर इकरा, ये जो सर्वाइकल ब्लॉक्स हैं इसकी लैंडमार्क्स आप बता सकते हैं? सर इसमें आप बेसिकली वो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी देखते हैं और फिर सर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो है उसके उसका एंटीरियर बॉर्डर फील करते हैं और उससे लैटरली आप उसको पैल्पेट करते हैं। सर जो आपको पल्स फील होती है उससे लैटरल आप जो है अपनी इंजेक्शन पॉइंट रखते हैं, और सर इसमें हम लैंडमार्क ओके जी। डॉक्टर फुरकान, अल्ट्रासाउंड गाइडेड अगर लगाएं जी सर सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक तो कौन से स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई करेंगे और किस पॉइंट पे इंजेक्ट करेंगे? सर अगर अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगाते हैं तो हम मसल एक तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जी, और उसके साथ इंटरनल जुगुलर वेन। अच्छा, उसके बाद जो है हम मसल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और हमारा लैटिसिमस डोर्सा है, और उनके पीछे जाके लगाएंगे
ये इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं कि इस पॉइंट पे लगाना है, उसका नाम है किसी के ज़हन में? C6 Chesnex ट्यूबरकल पे जाके। उसमें अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे ये मैं आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम तो देंगे फेस टू फेस, जी सर। उसमें एग्जामिनर ना समटाइम आपको कहते हैं कि ये पेपर पेंसिल लें और ड्रा कर दें कि आपको क्या नजर आएगा। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये अच्छा इट्स जनरलाइज फॉर ऑल ब्लॉक्स, क्योंकि इस वक्त ठीक है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। तो जैसे टैब ब्लॉक है तो वो कहते हैं जी ये टैब ब्लॉक यहाँ ड्रा कर दो कि कहाँ पे लगाओगे, कैसे लगाओगे, कौन सी लेयर आएंगी। तो ठीक है। इसमें जो है ना, अब बेसिकली जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं नर्व पॉइंट, जहाँ से वो सारी नर्व्स निकल रही होती है सर्वाइकल प्लेक्सस की। तो वो नर्व पॉइंट बनता है, ऊपर स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड आता है और नीचे जो है जी ना सर। जो है ना एंटीरियर स्क्लीनीज और मिडल स्क्लीनीज, इसके दरमियान में जो है वो सिग्नल साइन वाला एक पॉइंट आता है। तो ये स्क्लीनीज के अपर बॉर्डर के ऊपर और स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड के नीचे वो एक स्पेस बनती है, उसको नर्व पॉइंट कहते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है ना आपके ये एडम्स एप्पल के लेवल के सामने ही आती है लेटरली अगर आते हैं तो इसको आपने बरल फर्दर ठीक। पढ़ लेना है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। डॉक्टर मुबारक से ये मेरा क्वेश्चन कि व्हाट आर द जी सर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्वाइकल ब्लॉक? सर सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक में हमारे पास एक तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, फ्रीनिक नर्व इंजरी हो सकती है, और वी कैन इफ द नीडल बहुत ज़्यादा डीप चली गई है तो उसमें कहीं इंट्रावैस्कुलर हो सकता है या सब अरेक्नॉइड ब्लॉक हो सकता है सर। सब रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, सर ये इंट्रावेस्कुलर में हम वेसल का नाम लें या सिर्फ इंट्रावेस्कुलर काफी है, या कह हम देंगे वर्टिब्रल आर्टरी? इंट्रावेस्कुलर आपने कह देना, फिर वो अगर एग्जामिनर उसके आगे डिटेल में जाना चाहे कि कौन सी वेसल इज मोर प्रोन टू बी इंट्रावास्कुलर इंजेक्शन, तो वो फिर आप बता सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट इज यू हैव मेंशन्ड you will use sedation after cervical plexus block. What sedation regime you will opt? सर डेक्सामेथासोन हम यूज करेंगे इन्फ्यूजन के लिए। Okay. 0.2 to 0.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर आवर के हिसाब से स्टार्ट करेंगे एंड टाइट्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिस्पांस ऑफ पेशेंट। Okay. Okay, ये एक ऑप्शन है। एनी अदर ऑप्शन ऑफ अदर सेडेशन? ऑप्शंस में सर रेमिफेंटन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो दूसरा हम प्रोपोफोल इन्फ्यूजन यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 50 थोड़ा सा करेक्ट करता जाऊँ कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है आपकी मार्केट में उसको हमेशा एंड पे अच्छा मेंशन करें। पहले उससे ठीक है पहले जो सर, ऑप्शन है उस बता दें। ठीक जैसे है डेक्समेटोमिडीन है, मैंने आपकी बात मान ली, अवेलेबल है, दैट्स यूज। ठीक है। ओके, और प्रोपोफोल इन्फ्यूजन हम स्टार्ट कर सकते हैं सर। प्रोपोफोल? अवॉइड करेंगे बोलसेस शुरू में देना, बिकॉज एयरवे कंप्रोमाइज होने का रिस्क होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इन्फ्यूजन पे जाएंगे विद स्टार्टिंग विद 50 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से। ठीक है, और कोई ऑप्शन? जी डॉक्टर इकरा, कोई ऐड करना चाहें आप? इन्होंने दो बता दी, डेक्समेटोमिडीन, प्रोपोफोल, रेमिफेंटेनिल हमने एंड पे रख ली हुई है। और कोई ऑप्शन? सर इसमें वो सर शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन लाइक मिडाजोलैम भी यूज कर सकते हैं। मिडाजोलैम, ओके। और सर फेंटेनिल का इन्फ्यूजन भी हम यूज कर सकते हैं। फेंटानिल, प्रोवाइडेड दैट इट्स अवेलेबल और नॉट। जी सर। ओके, और व्हाई यू आर नॉट मेंशनिंग केटामिन? केटामिन सर मैं सोच रही थी, बट सर उससे ब्लड प्रेशर और वो बढ़ेगा, हार्ट रेट, तो ओके, केटामिन हैज नहीं प्रॉब्लम ऑफ हाँ हार्ट रेट एंड ब्लड सिम्पैथोमिमेटिक प्रेशर। एक्टिविटी। पैथेटिक एक्टिविटी। अब देखें, प्रोपोफोल इज हैविंग प्रॉब्लम ऑफ हाइपोटेंशन एंड हाइपोटेंशन। केटामिन हैज प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन।
हाइपरटेंशन तो Why you कीटोफोल यूज कर सकते why you are not combining these? हैं That's a good one. कीटोफोल Ketofol सर use कर क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इसलिए हम उसको शायद अच्छे से नहीं जस्टिफाई कर सकते, इसलिए प्रॉब्ली मैंने तो नहीं उसका नाम लिया अभी को। Okay. लेकिन आप ऑप्शन के तौर पे बता दें, वो जी एग्जामिनर सर। पूछता है आपने यूज किया, मैंने सर यूज नहीं किया, लेकिन इसमें भी है ना ऑप्शन। इसकी लॉजिक ये है कि ये एक दूसरे को जी काउंटर सर। कर देते हैं, दोनों की डोजेस कम हो जाती हैं तो साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं। ओके, सही, राइट सर। ठीक हैव है सर। यू ever heard about the word of ketodex? नहीं सर। Anyone? Yes, sir. It is a mixture of ketamine and dexmedetomidine. Dexmedetomidine, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है और बेनिफिट क्या है? सर इसका बेनिफिट ये होगा कि डेक्समेडेटोमिडीन हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया करवाता है और केटामीन टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन करवाता है। Yes. तो जहाँ हमें पेशेंट या तो बीटा ब्लॉकर्स पे होगा या तो फिर उसका बॉर्डर लाइन हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी होगी, तो उसमें फिर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेक में हम यूज़ कर सकते हैं लाइक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, जो शॉर्ट प्रोसीजर्स आउट ऑफ ओआर होते हैं उसमें, क्योंकि ये दोनों एयरवे कंप्रोमाइज नहीं करवाते, तो उस हवाले से सेफ रहेंगे हमारे लिए। सही है। और दो एडवांटेज आपको जो है ना एनाल्जेसिया का एडिटिव मिल जाएगा। एनाल्जेसिया के भी मिल बोथ जाएंगे। हैव एनाल्जेसिक इफेक्ट, प्रोपोफोल में एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं है। ठीक है। जी सर। एंड प्रोपोडेक्स, हैव यू हर्ड अबाउट प्रोपोडेक्स? नहीं सर। There's a combination of propofol and dexmedetomidine. ये किस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं? सर अगर पेशेंट सर हाइपरटेंसिव हो या टैकीकार्डिक हो तो हम ये यूज कर सकते हाँ, पेशेंट हैज हाइपरटेंसिव रिस्पांस उसका ज़्यादा है, तो फिर आपके लिए ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट सिनेरियो आपके सामने इसलिए रखे कि वी मस्ट हैव अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट मोडालिटीज कैन बी यूज फॉर एडिशन। सर मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जैसे कीटोफोल की एक प्रिपरेशन आती है, तो ये जो आप दूसरे बता रहे हैं कि आती है या हम ये खुद से बनानी होती है? नहीं, ये आती मार्केट नहीं, में ये बनी ये हुई आती है? नहीं कोई नहीं खुद आती, से ये करनी होती है? खुद ठीक बनानी पड़ेगी। ठीक ठीक है। ओके, एक चीज़ हम अभी भी मेंशन नहीं की, वो नलब्यूफिन। नलब्यूफिन कैन आल्सो बी यूज फॉर माइल्ड सेडेशन। अगर आपको माइल्ड चाहिए तो हम नलब्यूफिन और मिडाजोलैम का जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो इज a 5 days old baby presented you in ICU on ventilator. After investigation, you found that baby has right diaphragmatic hernia, and surgeon is going to plan it as an emergency surgery. What are your concern about anesthesia in this case? इस चीज से पर्टिकुलरली करनी है या कोई भी स्टार्ट कर ले? जी, डॉक्टर मुबारक से कर लेते हैं, वो खामोश बैठे हैं। सर कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया में हमारे रेस्पिरेटरी कंसर्न्स भी हैं और कार्डियोवैस्कुलर कंसर्न्स भी हैं, बिकॉज इन बेबीज में एक तो देयर आर साइंस ऑफ हाइपोप्लास्टिक लंग, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। प्लस इनमें हमने सर वो वी शुड आल्सो प्लेस अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इन ऑर्डर टू डिकम्प्रेस द गट। ओके सर अच्छा, मुबारक आप बता रहे हैं या मैं कोई और नहीं, आप बता दें। सर एनेस्थेटिक कंसर्न्स में हमारा हम फोकस करेंगे प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पे। प्री ऑपरेटिव हमारे कंसर्न्स होंगे कि इन पेशेंट का इस वक्त हीमोडायनामिक स्टेटस क्या है,
और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसा है पेशेंट का, और तीसरा इन पेशेंट को कार्डियक एनोमलीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती हैं, तो हम उसको उसका वर्कअप करवाएंगे, अगर अभी तक नहीं हुआ हुआ तो उसको हम रूल आउट करेंगे, या अकॉर्डिंगली हम फिर अपना प्लान करेंगे। वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है पेशेंट की, हम उसको नोट डाउन करेंगे, और ब्लड गैसेस का क्या स्टेटस है। और इंट्रा ऑपरेटिवली सर हमारा फोकस ये होगा कि हम बहुत ज़्यादा एयरवे प्रेशर्स को ना बढ़ाएं अनटिल जब तक ये करेक्शन नहीं हो जाती और गट अंदर वापस ना चली जाती नीचे, क्योंकि उसमें फिर क्योंकि एक हमें अगर लंग को बहुत ज़्यादा हमें खोलने की कोशिश करेंगे जो कि कंप्रेस्ड है राइट साइड वाला, तो फिर वो तो नहीं खुलेगा बिकॉज प्रेशर इफेक्ट है मैकेनिकल, तो लेफ्ट साइड वाले लंग पे निमोथोरेक्स का चांस रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरा हम इनको गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करेंगे जो है तो वेंटिलेटर पे, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं बिकॉज वो स्टमक ऊपर पड़ा हुआ होगा। और ये इंट्राऑपरेटिव हमारा पीरियड ये होगा कि हम बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि हम पीक एयर प्रेशर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और हम दूसरा ये है कि हम जब ये रिलीज़ हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये बंद हो सकता है कि नहीं, प्राइमरी क्लोजर हो सकता है कि नहीं होता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये कंसर्न होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब डिफेक्ट बहुत बड़ा होता है तो जैसे ही वो क्लोज करते हैं तो उस वक्त हमारे पीक एयर प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक डायफ्राम एक उसका काफ़ी हिस्सा कंप्रेस हो जाता है लंग का। तो वो हमें सर्जन के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है अच्छे से कि जब वो क्लोजर कर रहा हो तब हम देख रहे हो कि हमारे पीक एयर प्रेशर्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो अगर वो हमें बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन में स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम सर्जन से कोऑर्डिनेट करते हैं कि प्राइमरी क्लोजर ना करें। पहले ही हमारी कोशिश होती है कि प्राइमरी क्लोजर हो जाए, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा मसला होता है तो हमें फिर ये होगा कि अभी अगर कर लेंगे तो बाद में पेशेंट वेंटिलेटर से वीन ऑफ नहीं होगा। तो वो हमें कोऑर्डिनेशन करनी होती है साथ ही सर्जन के। जी थैंक यू डॉक्टर जहूर, बड़ा ज़बरदस्त आपने कोई आंसर किया। एक चीज़ आपको एक मैं टिप देता जाता हूँ यहाँ पे कि टेबल वाइवा में ना यूजुअली हर जो एग्जामिनर है उसके पास 4 से 5 सिनेरियोज होते हैं, जी और हर सिनेरियो में उसने 6 to 8 मिनट के लिए आपसे क्वेश्चनिंग करनी होती है। अच्छा, अब उसमें वो जो की है वो इसी हिसाब से बनी हुई होती है। सपोज करें ये जो है ना मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर एनेस्थीसिया कंसर्न इन दिस सिनेरियो। अब इस क्वेश्चन के सामने मेरे पास की होगी 2 मार्क्स 10 में से। अच्छा, अब अगर आप इस पे पूरा सिनेरियो मुझे बता दें, अब आपने सारा सिनेरियो ऑलमोस्ट 80% कवर करके मुझे बता दिया कि जो जो चीज़ें हो सकती हैं उसमें, लेकिन मेरे हिसाब से आपने सिर्फ मुझे अभी 2 नंबर का जवाब दिया। मैं आपसे अगली बार फिर पूछूंगा, एग्जामिनर पूछेंगे, बेशक आपने मुझे बता दिया ना पोस्ट आप भी कि उसका इन जो है ना कंपार्टमेंटल सिंड्रोम को मैंने कंसर्न करना है, लेकिन मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं रुका हुआ होगा। तो इसलिए हमेशा जो है जितना एग्जामिनर ने पूछा उसी तक रहना है, टू द पॉइंट, कि आपको यहाँ मुझे सिर्फ कंसर्न गिनवा के चुप हो जाना चाहिए था कि सर प्री ऑपरेटिव कंसर्न है। प्री ऑपरेटिव कंसर्न में हमारा कंसर्न ये है कि एक बेबी है, बेबी का कंसर्न है कि वो हाइपो जो है हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, ये गैस्ट्रिक ऊपर आया हुआ है, गैस्ट्रिक कंटेंट अगर ऊपर आए हुए हैं तो उसने फीड नहीं ली होगी, उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, ठीक है। तो एयरवे का कंसर्न है हमारा, प्री ऑपरेटिवली हम उसको मेंटेन करने का जो है वो प्लान करेंगे। इंट्रा ऑपरेटिवली हमें क्या कंसर्न है, वही हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, कि उसमें हम एम्बिएंट जो रूम टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखेंगे। मॉनिटरिंग जो है उसके कंसर्न है, कौन सी हमने लगानी है कौन सी नहीं लगानी, ठीक है। और इसी तरह से ड्रग्स रिजीम्स और उसको कौन सा यूज़ करना है, इंटोबेशन और एयरवेव को मेंटेन करने के कंसर्न है, और साथ कौन से कंसर्न है कि वो प्राइमरी क्लोजर होगा कि नहीं होगा, और पोस्ट आर्म में मेरे कौन से, बस ये बता के चुप करेगा। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ विल यू इंटुबेट दिस पेशेंट। सर मैं जवाब देता हूँ। इस पेशेंट को जो है हम एनजी डाल के एस्पिरेट करेंगे पहले तो, और उसके बाद रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करेंगे इस पेशेंट की।
इसको मिनिमम जो है प्रेशर से जो है प्री ऑक्सीजनेट करेंगे स्पॉन्टेनियसली। अगर अभी ये तो वेंटिलेटर के ऊपर ही आ रहा है पेशेंट हमारे पास, तो बस हम इसको जो है एस्पिरेट करेंगे एनजी पास करके और वेंट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। रिलैक्सेंट यूज करेंगे ड्यूरिंग इंटुबेशन? सर हम अवॉइड करेंगे रिलैक्सेंट यूज करना ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, लेकिन ये वाला जो सिनेरियो जो आपने बताया था कि 5 डेज और एनआईसीयू वेंट के ऊपर है, तो इसमें तो हम रिलैक्सेंट दे सकते हैं शिफ्टिंग के लिए भी, क्योंकि इंट्यूबेटेड तो है ये पेशेंट। नहीं, वेंट पे डालने के लिए भी तो इंटुबेट करना है ना, वो उस जगह जी पॉइंट पे चले जाएं। ठीक है, तो नहीं रिलैक्सेंट यूज नहीं करेंगे इंट्यूबेशन के लिए। उसमें क्या वजह है, क्यों नहीं करेंगे? अगर हम एयरवे सिक्योर करने में फंस गए या डिफिकल्टी हुई तो हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी सही से नहीं कर सकेंगे, हाइपोप्लास्टिक लंग है और फिर पेशेंट की जो है सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ओके, इंडक्शन एजेंट्स कौन से यूज करेंगे? इनहेलेशनल एजेंट के जरिए जो है इसको डीप करके फिर हम इंड्यूस करेंगे। इनहेलेशनल एजेंट में सीवोफ्लोरिन रूटीन में हम यूज करते हैं। दैट्स गुड। ओके, मॉनिटरिंग कौन सी यूज करेंगे? सर मॉनिटरिंग में हम एएस से स्टैंडर्ड 1 और 2 करेंगे। 1 में एक ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट जो है वो मौजूद रहेगा कंटिन्यूअसली इन विद इन ओआर, और 2 में जो है हम ईसीजी, ब्लड प्रेशर, उसके अलावा जो है टेम्परेचर और उसका फिर उसके साथ हम पल्स ऑक्सीमीटर उसका अप्लाई करेंगे। और इस पेशेंट में क्योंकि कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है तो हम इंट्रावेनस इंट्रा आर्टीरियल मॉनिटरिंग करेंगे, ए लाइन ले लेंगे। सही है, सेंट्रल लाइन डालेंगे? सेंट्रल लाइन जो है नहीं, नीड तो नहीं है। अगर पेशेंट को कोई और कंसर्न्स हैं या उनको एनआईसीयू को रिक्वायर्ड है तो हम करेंगे, वरना हम नहीं डालेंगे। ओके, अगर 5 डे का बच्चा है तो इसमें कौन सी नंबर की आप सेंट्रल लाइन डालेंगे? 5 फ्रेंच की, 5 सेंटीमीटर लेंथ की। 5 फ्रेंच। और ए लाइन कौन से नंबर वाली डालेंगे? ए लाइन का तो मुझे नहीं पता। ओके, अगर सपोज करें पीडियाट्रिक साइज की ए लाइन नहीं आपको मिलती, फिर क्या करेंगे? फिर 24 गेज का कैनुला डाल सकते हैं। जी, 24 गेज का कैनुला डाल सकते हैं। दैट्स गुड। ओके, अच्छा अब प्राइमरी क्लोजर पे आ जाएं कि आप किस पॉइंट पे और ऑन विच पैरामीटर यू विल अलाउ द प्राइमरी क्लोजर? Sir, primary closure will be 10. The peak airway pressure should be less than 30 centimeters of water. Less than 10? Okay. 30 centimeters. 30. ओके, और कुछ? Okay, patient is shifted in ICU back after operation. How will you identify compartmental syndrome? सर पेशेंट को एक तो हम क्लिनिकली देखेंगे कि कोई डिस्टेंडेड एब्डोमेन तो नहीं है, और दूसरा पेशेंट का यूरिन आउटपुट के ऊपर नज़र रखेंगे। डिस्पाइट एडिक्वेट अगर फ्लूइड रिससिटेशन हो रही है और उसके बावजूद यूरिन आउटपुट कम आ रहा है कंटिन्यूसली, तो उसमें हमें पता चल सकता है। और तीसरा हम जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर चेक करते हैं हम वो चेक करेंगे। उसमें भी हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को कंपार्टमेंट सिंड्रोम है या नहीं। अगर क्लिनिकल पैरामीटर्स हमें कह रहे हो, दूसरा पीक एयरवे प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हो, तो हमें ये क्लिनिकल पैरामीटर्स हमें गाइड करेंगे कि पेशेंट इज डेवलपिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो फिर हम इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर चेक कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ये थे 4 सिनेरियो मेरे पास। बाकी अभी मैं आपको रोटेट करूंगा डॉक्टर अरसलान के पास।
वो सर आपसे एक क्वेश्चन था जी जी इसके हवाले से, जो जी प्राइमरी क्लोजर का क्राइटेरिया है वो क्लियर नहीं हुआ। जी, इसमें कोई ऐड करना चाहेगा प्राइमरी क्लोजर में? सर मैं ये मेरे मतलब जहन में ये क्वेश्चन था कि 30 सेंटीमीटर का जो प्रेशर है, इवन अगर हम 30 सेंटीमीटर का टारगेट रख लें, तो अगर 25 का होगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हाई है पेशेंट को, 25 सेंटीमीटर वाटर का प्रेशर, तो ये पेशेंट वीन ऑफ तो नहीं हो सकेगा इस पेशेंट पे? 30 to 35 का है प्रेशर, जो मुझे अच्छा, याद पड़ ठीक रहा है। सही, तो ठीक है, थैंक यू। उससे नीचे अगर है तो फिर पेशेंट कर जाता है मेंटेन। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। सर ये वॉकिंग एपिड्यूरल का भी जरा रिकन्फर्म कर दीजिएगा। हाँ जी, वर्किंग एपिड्यूरल का है 0.0625% आप यूज करते हैं, बाकी वॉल्यूम आप सेम ही यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। उसमें ये होता है कि वो सेंसरी आपको मिल जाता है, मोटर जो है वो ब्लॉकर बिल्कुल नहीं आता, तो पेशेंट कैन वॉक। ठीक है। और सर ये प्राइमरी क्लोजर का बस ये एक ही क्राइटेरिया है प्रेशर पे? इसमें अब मैंने एग्जैक्ट, मुझे भी पढ़े काफ़ी देर हो गई है ये, आप उसमें ना मॉर्गन में या किसी बुक में पढ़े हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यही इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर, ये पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर है। ठीक है सर। बाकी फिर एबीजी क्राइटेरिया, जैसे कंपार्टमेंटल सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करना है आपने, तो उसको आइडेंटिफाई करने का पहला पॉइंट ये है कि पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरा उसकी जो है ईबीजीज, वो गैस एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस है वो हैम्पर्ड हो रहा है। इवन के प्रेशर है, ये जो बात कर रहे थे 25 पे ही है, लेकिन वो एसिडोसिस डेवलप कर रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज प्रॉब्लम इन वेंटिलेशन, तो वो कंपार्टमेंटल सिंड्रोम ही है। ठीक है, अभी 5-10 मिनट का वक्फा लेते हैं, 5 मिनट का, थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाएं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इससे मैं अभी दूसरे रूम वालों से पूछ लेता हूँ। थैंक यू सर। और विद सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल करेंगे, ब्रीदिंग देखेंगे, ब्रीदिंग इज ऑप्शन कि जो है ना पेशेंट को आप आईवी मेडिकेशन देंगे, ठीक है, और जो एज एनेस्थेटिस्ट सबसे पहले आप एपिड्यूरल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स द बेस्ट मोडालिटी टू कंट्रोल पेन। अगर इफ द पेशेंट, और उसको प्रोज एंड कॉन्स पेशेंट्स के एक्सप्लेन करेंगे कि जो है ना व्हाट एग्जैक्टली इज इट, जो उसकी जो है ना फायदे क्या है, और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, रेयर कॉम्प्लिकेशंस, विल एक्सप्लेन दैट। Other than that, there are other adjuvants which can be used for labor control, जिसमें सर आ जाता है कि दोनों IV medications दी जा सकती है, प्लस इसके अलावा ये है कि ना जो इंटरनॉक्स है that ओके। वो how what will you suggest the best option with minimal risk and good control? आप उसको कौन सी ऑप्शन देंगे कि वो यूज करे? Sir, as an anesthetist, I would give the patient the option for an epidural because it has the benefits outweigh जो है ना as compared to other as compared to other options जो कि IV medications है या इंटरनॉक्स है। जैसे एपिड्यूरल है, उसमें सर ये है कि जो है ना पेशेंट का पेन कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा जो है ना रिलीफ अच्छा मिलता है पेन का, और इसके अलावा इफेक्टिव है, प्लस इसके अलावा ये द ड्रग इज बेसिकली confined to the back only, it doesn't go systemic absorption नहीं होती, तो when the baby is born तो वो भी जो है ना उसमें जो side effects जो होते हैं for of IV medication उससे सर जो है ना वो बच जाता है और बेहतर हो जाता है, प्लस पेन कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है, इफेक्टिव है, प्लस इसके अलावा ये है कि जो है ना एक स्मूथ जो है ना पेन कंट्रोल की मोडालिटी है एपिड्यूरल, इफ इट्स वर्किंग वेल वो बहुत पेशेंट के लिए ज़्यादा। At what stage you will offer epidural? सर इसमें ये होता है कि आइडियली आप इनको एक्सप्लेन तो पहले कर देते हैं, ठीक है, बट ये होता है कि यू जो है ना फर्स्ट स्टेज पे लगाते हैं, बट व्हेन पेशेंट इज नॉट जो है ना अराउंड 4 to 5 cm तो डायरेक्ट आपकी आवाज कट गई। सर आई एम ट्राइंग टू से कि बेसिकली जो है ना फर्स्ट स्टेज ऑफ एपिड्यूरल है उसमें लगाते हैं व्हेन पेशेंट इज
understanding and is able to cooperate, and जो है ना patient की जो है ना cervical dilatation is around 5 cm. उसमें patient जो है ना understand करे pain control उसका बहुत जो है ना periods basically जो pain interval है ना, so उसमें gap मिले and you can put in epidural. ओके, क्या डोज रिजीम यूज करेंगे, कौन सी? सर हाँ जी, ड्रग्स कौन सी यूज करेंगे और रिजीम क्या यूज करेंगे, टेक्निक क्या यूज करेंगे? सर मैं यूज़ करता हूँ सर, हम लोग जो है ना सर लो डोज एपिड्यूरल यूज़ करते हैं। इसमें जो लो कंसंट्रेशन जनरली हम लोग होते हैं 0.1 और 0.215 0.125 से सर हम लोग लोड करते हैं उसको पहले, एंड फिर सर उसके बाद ये होता है कि जो है ना जो एपिड्यूरल इन्फ्यूजन है वही हम लोग स्टार्ट करते हैं एट जो है ना डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, तो वो हम पर्सन जो बुप्रोपिकेन है वो चलाते हैं पेशेंट। अच्छा, तो कैसे बनाते हैं ये 0.1? सर 0.1% आप इस तरह बनाते हैं कि जो है ना एक 50 mg का वायल है, जो यू टेक 5 ml ऑफ दैट एंड यू ऐड 20 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, तो 25 तो इट बिकम्स सर आप, या और सिंपल टर्म्स में ये कर सकते हैं सर 0.5 होता है, उसको फर्दर आप जो है ना 5 into 5 और 10 ml हो गया, तो दैट इज 0.25 को आप फर्दर डाइल्यूट करें तो दैट बिकम्स 0.125, या एक सिंपल उसमें कि एक वाइल आपने 5 ml का जो कि 50 mg का वो लिया और उसको 20 ml में आप डाइल्यूट करें, दैट स्ट्रेट जो है ना वो बिकम्स 0.1%। सही। अच्छा, टेक्निक्स कौन सी हैं? एक तो आपने इन्फ्यूजन बताया, और कोई टेक्निक्स हैं देने की? सर एक ये एपिड्यूरल जैसे पीसीआई होता है सर, इस तरह पीसीई होता है, पेशेंट कंट्रोल्ड एपिड्यूरल एनाल्जेसिस, तो ओके, उसमें ये होता है कि modality is with the control is basically with the patient, तो उस हिसाब से सर तो ये है कि एक बैकग्राउंड इन्फ्यूजन भी चल रहा होता है एंड देन पुट अ सर्टेन लॉकआउट टाइप ऑफ इनके हाथ में जो है ना बटन होता है, तो एज पर नीड पेशेंट जो है ना वो अपना एपिड्यूरल अपना पेन कंट्रोल कर सकते हैं। और बोलेसिस टेक्निक कभी यूज की है आपने? सर कौन सी? बोलेस? अक्सर बोलस यूज कर सकते हैं जब जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन होती है जिसमें फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है ना कंप्लेन कर रहा होता है कि पेन की इंटेंसिटी उसकी बढ़ी होती है या कुछ, तो उस सूरत हाल में यस यू कैन बोलस ऑफ एपिड्यूरल, और यू कैन आल्सो यूज एडजुवेंट जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन गिव जो स्मॉल डोजेस ऑफ यू कैन ऐड ऑन टू दैट टू वर्क फॉर क्विकर पेन रिलीफ। ओके, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेनलेस डिलीवरी टेक्निक? ये एपिड्यूरल की कॉम्प्लिकेशन क्या है? ओके सर, इसमें ये होता है कि जो ना सर जो दे आर सम थ्योरेटिकल रिस्क, इसमें सर एक तो ये है कि जो है ना रिस्क इसमें क्या है अब सर एक में क्या था, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेनलेस। अच्छा सर, कॉम्प्लिकेशंस जो इसमें ये है कि सबसे जो एक तो ये कि फेल्ड ब्लॉक हो सकता है, देयर इज पैची ब्लॉक हो सकता है, प्लस इसके अलावा कि ये कि पेशेंट का बहुत इफेक्टिव पेन रिलीफ नहीं हो, या फिर बाद में ये होता है पेशेंट को जो है ना एक साइड पे रिलीफ मिल रहा हो, जैसे यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक हो सकता है कि एक साइड पे रिलीफ मिल रहा हो, दूसरी साइड पे रिलीफ नहीं मिल रहा हो, प्लस ये है कि जो है ना आप जब एपिड्यूरल लगा रहे हो, इवन दो यू पुटिंग इट इन लेबर एपिड्यूरल, यू पुटिंग इन लो एपिड्यूरल, लो लंबर एपिड्यूरल, लेकिन उसके बावजूद इरिटेट करके इसको टच करें तो उसमें पेशेंट को ऐसा ना पेन किस्म का सेंसेशन हो सकता है, या फिर उसको भी जो है ना वो इरिटेट कर सकती है नर्व को ना। प्लस इसके अलावा जो सर जो सबसे जो dreadful complication that we understand is PTBH, that is also a possibility. Uh, Plus then there are rare complications जिसमें सर वो न्यूरोलॉजिकल इंजरीज हो जाती है, बट उसकी सर बहुत जो इंसिडेंट्स है दे वेरी लेस, 1 in 10,000 or 1 in 15,000. Okay. After 3 days of epidural delivery, patient develop high-grade fever with rigor and chills and stiffness in neck. What is your suspicion? सर इसका जो स्टिफनेस है नेक का ये है कि प्रॉब्ली ये है कि अगर localized with neck stiffness, it's probably meningitis. ठीक है, or it can be some viral infection, but I'm suspecting कि जो है ना इससे because you put in a epidural, so that's a common thing that you put in the epidural space, so उसकी वजह से meningitis हो, और fever भी run कर रहा है, so we have different sources of जो है ना epidural abscess भी हो सकता है, or it can be some other secondary infection.
ओके, एपिड्यूरल एब्सेस को कैसे इन्वेस्टिगेट कंफर्म करेंगे आप? क्लिनिकली तो आप ये क्लिनिकली आप देखते हैं पेशेंट को, पेशेंट की हिस्ट्री होगी एपिड्यूरल की, प्लस इसके अलावा ये पेशेंट वुड कंप्लेन ऑफ सीवियर पेन इन द बैक, इसके अलावा ये फीवर होगा, एरिथमिया होगा ऑन द साइड, प्लस यू वुड गेट radiological investigation of CT scan, and you would obviously work a neurosurgeon for that. Okay. What will be next if your epidural is failed to give good pain control? सर इसमें सबसे पहला ऑप्शन तो ये होगा कि दैट यू कैन रीसाइट द एपिड्यूरल, यू कैन पुट जो आपने एपिड्यूरल लगाया था, अगर वो फायदा नहीं हुआ तो यू आप पेशेंट को ऑप्शन देंगे कि वो रिसाइट कर लें कि एक ऑप्शन है। अगर उस पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का डिपेंडिंग कि व्हाट स्टेज ऑफ द पेशेंट कौन से स्टेज में है, तो इफ द पेशेंट इज अबाउट टू डिलीवर तो और उसके लिए बैठना मुश्किल है, तो फिर उसमें देयर ऑब्वियसली द कॉम्प्लिकेशंस का रेट जो होता है वो बढ़ जाएगा ऑफ पीडीपीएच। whereas अगर पेशेंट होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इज in earlier stage of labor, then obviously we can put in epidural, reside the system, plus other options modality इसमें आ जाती है कि जो है इंटरनॉक से और आईवी मेडिकेशन में। सबरेक्नाइट ब्लॉक यूज किया जा सकता है पेनलेस डिलीवरी के लिए? बिल्कुल सर किया जा सकता है। यू कैन गिव अ लो डोज, जो है उसको वो कर सकते हैं, लो स्पाइनल। लो डोज क्या देंगे सर इसमें जैसे कि अमूमन यू डोंट, देखिए डिपेंड करता है कि आप अमूमन जो आपका जो स्पाइनल है तो वो डिपेंड करता है जैसे कौन सा स्टेज पे, इफ द पेशेंट इज at the stage to about to deliver, so you can give a low spinal, इसमें ये तो normally when you using, अगर आप dose कर रहे हो for spinal you give around 2.5 to 3 ml, 2 to 2.5 ml अगर आप दे रहे हैं तो you can, instead of that you give a low dose 1 ml of 0.5% iodine, ताकि जो है वो शॉर्ट रिलीफ उसको मिल जाए और पेशेंट जो है डिलीवरी। कंटिन्यूअस स्पाइनल इन्फ्यूजन चलाई जा सकती है फॉर पेनलेस डिलीवरी? सर चलाई जा सकती है, गॉड फॉरबिड यू एक्चुअली पुट इन ड्यूरल टेयर आपका हो गया, जिसमें जो है ना सर ये कि दो मोडालिटी के आइदर यू टेक द एपिड्यूरल कैथेटर आउट और द अदर ऑप्शन इज कि यू लेट द एपिड्यूरल कैथेटर इनसाइड, और उसमें फिर ये कि सर यू हैव टू लेबल इट विद कि जो ना ओनली एनेस्थेटिक इज अलाउड, और उसको स्ट्रिक्टली आप लेबल करते हैं तो बिल्कुल कैथेटर है। उसमें सर ये कि जो है ना 1/10 ऑफ द डोज जो आप दे रहे हैं वो आप देंगे, एंड खुद आपके कंट्रोल में होगा, नोबडी एल्स इज अलाउड कि जो है ना वो स्पाइनल इंट्राथीकल। ओके, एपिड्यूरल का क्या इफेक्ट है बेबी पे? सर इसके अंदर ये है कि जो है ना एपिड्यूरल का फायदा ये है कि यही तो इसका फायदा है कि जो है ना एपिड्यूरल की जो द ड्रग्स दे डोंट रीच द बेबी, ठीक है, तो उसमें ये है कि जो है ना पेशेंट बच्चे को ये फायदा होता है कि जो है ना जो बच्चा जो होता है वो अलर्ट होगा, जो है ना वो उसकी जो है ना जो आईवी मेडिकेशन या नार्कोटिक मेडिकेशन है उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कंसीडर्ड अ बेटर मोडालिटी टू कंट्रोल टू गिव पेन रिलीफ टू एपिड्यूरल। Very good. Zabardast, Dr. Amin. You have more than 90% in this scenario. Okay, ये है, अब इस पे दूसरे डॉक्टर साहब आ जाएं। डॉक्टर परवेज हैं, अवेलेबल हैं? जी सर। जी, सिनेरियो ये है कि 15-year-old boy underwent tonsillectomy which went smooth and recover well. Shifted to recovery, suddenly patient developed bleeding and vomit out fresh blood. Surgeon decided to reoperate. What are your concern in this case? Sir, first of all, I will manage the airway, breathing and circulation of the patient by keeping the patient in the head down left lateral position to properly manage the airway and give the 100% oxygen. And after maintaining the patient's vital, and also I will infuse the IV fluid. After maintenance of the IV fluids and the hemodynamic stability, I will consult with the surgeon. He proceeded after proper resuscitation. So resuscitation is recommended first before surgery, sir.
ओके, पेशेंट आपका टेबल पे आ गया है, अब आपके क्या कंसर्न है? The patient has already bleeded, and there is also risk of aspiration also, because there may be the patient has aspirated or ingested the blood. So I will give patient on the inhalational induction first, and then I will intubate. So my technique will be to continue with the inhalational induction, sir. ओके, कैसे इंड्यूस करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं इस पेशेंट को मैं काउंसिल करूंगा रिगार्डिंग जो है उसकी कंसर्न के कि आपका मुश्किल एयर है, सो दिस टेक्निक विल बी बेटर, तो उसमें पेशेंट टॉलरेट कर सकता है विद आई विल इंड्यूस विद सिवोफ्लुरान। और उसके बाद मैं आई विल सी चेक द, अब जब पेशेंट एपनिक हो जाएगा तो आई विल गिव द जेंटल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। जेंटल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बाद इफ पेशेंट इज इजी टू वेंटिलेट, then I will give propofol and muscle relaxant along with the adjunct analgesic agent, sir. ओके, कौन सा मसल रिलैक्सेंट यूज करेंगे? Sir, I will use Saxamethonium, sir. Saxamethonium और इंडक्शन एजेंट? इंडक्शन में preferably I will use ketamine if there will be the still hemodynamic instability. Otherwise, I will use propofol in the incremental doses. Okay. Thank you. ये next question है. Thank you. ये next scenario है. इस पे डॉक्टर वासे करेंगे. डॉक्टर वासे अवेलेबल है? डॉक्टर मेहर अली. यस सर. जी, सिनेरियो पढ़ा आपने? जी सर. A 57-year-old male has off and on syncopal attack. After investigation, carotid stenosis found. What is the indication of carotid endarterectomy? So indication for carotid endarterectomy is patient who have more than 70% stenosis of the carotid artery and repeated syncopal attack history, और कोई तो उनमें हम करते हैं carotid endarterectomy. Okay. What anesthesia plan you will opt with pros and cons? So in this case, we can proceed the case under regional anesthesia as well general anesthesia. In regional anesthesia, we may use the cervical epidural, superficial cervical block, deep cervical plexus block, and also by the local infiltration of the anesthetic. Or we can go with the general anesthesia. In regional anesthesia, if we are opting, their monitoring will be easy because of the verbal contact with the patient. And if we are seeing the patient has altered level of consciousness during the surgery, then we can increase the blood pressure of the patient. So by the collaterals, we can overcome that. Okay. If you are using cervical plexus block, what are the landmarks? Yes. Anterior sternocleidomastoid muscles जो है उसके posterior border से हम
Sir, don't know actually the exact landmarks. Okay, anyone else? Dr. Vase? जी डॉक्टर अमीन। सर ये मुझे याद पड़ा कि सर आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, सर्वाइकल इसमें जो ना सर C6 लेवल के अंदर वो एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ कैशनाक होता था, वहाँ उसकी विसिनिटी के अराउंड सर यू वुड इंजेक्ट, आई एम नॉट श्योर सर, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड की सर एंटीरियर, मुझे एग्जैक्टली सर याद नहीं, मुझे अब ये रह गया था, कैरोटिड में भी पढ़ना है मुझे। चलें ये पढ़ लीजिएगा। Sir, जी may जी I again? जी जी। Sir, it is the posterior border of the stenochleidomastoid, sir. Sir, 5 ml of injection of 0.5 bupican at the level of C2, C3, C4, और जो है सर उसमें हम अवॉइड करेंगे, जिसका अगर रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी है तो कोई डीप लगाने से हम अवॉइड करेंगे टू प्रिवेंट डायफ्रागमेटिक पैरालिसिस। ओके, अगर आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगाएं तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई करेंगे? सॉरी सर। ओके अच्छा चलें, ये एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो है ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो फेस टू फेस है ना, तो उसमें सम टाइम एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है तो कहता है ये लें पेपर पेंसिल और इसको ड्रा कर दें कि आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड में कौन से स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। तो इसलिए ये जितने ब्लॉक्स हैं आपके, सर्वाइकल ब्लॉक्स हैं, इंटरस्क्लीनीज हैं, सुप्राक्लेविकुलर, इसर लोअर लिम्ब के एब्डोमिनल टैब ब्लॉक, तो इसकी आपको ड्राइंग जो है ना वो रफली आनी चाहिए, उसमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना वो आना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इस पे रीजनल एनेस्थीसिया पे बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बना हुआ है, तो ये डेफिनेटली पूछते हैं। ठीक है, ओके, इफ यू आर गोइंग विद डीप सर्वाइकल ब्लॉक, plexus block, would you think there is any role of sedation? Yes sir, there is role of sedation because awake patient है और वो सर जो है मे बी कोऑपरेट ना करे, और इस वजह से हम पेशेंट को सेडेशन देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक साइड पे उसकी गर्दन पोजीशन की वजह से ना पेन होना शुरू हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा आपको सेडेट करना पड़ता है। तो विच सेडेशन रिजीम यू विल यूज? सर डेक्समेडिटोमिडिन, और सर इसमें हम जो है प्रोपोफॉल भी यूज कर सकते हैं, और सर इसको अगर पेशेंट से हेमोडायनामिकली कम्प्रोमाइज नहीं है तो हम मिडाजोलम भी दे सकते हैं। डेक्समेटोमिडिन की क्या डोज देंगे? सर इनिशियल जो हम बोलस देंगे वो देंगे सर 10 to 15 mics ओवर द रेट ऑफ 5 मिनट्स, और इसका जो हम इन्फ्यूजन चलाएंगे 0.3 से 0.6 माइक्स पर केजी पर आवर के हिसाब से चलाएंगे। ठीक होगा, तो इसके साइड इफेक्ट क्या है? सर it may cause bradycardia and hypotension, and have you heard the word ketofol? yes sir, ketofol. क्या है? So in this the propofol and ketamine solutions are mixed. उसका एडवांटेज क्या है? हेमोडायनामिकली पेशेंट हमारा स्टेबल रहता है, और जो है कॉन्शियस सेडेशन पेशेंट को मिल जाता है। What is ketodex? सर अगर हम वर्ड का वो करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ केटामिन एंड डेक्समेडिटोमिडिन, लेकिन otherwise I don't know about that. Yes, okay, it's a combination of ketamine and dexmedetomidine.
तो अब कीटोफॉल और कीटोडेक्स में आप क्या समझते हैं कि which one is more preferred with more beneficial effects? Sir, I will go with Ketodex because in propofol हमारे जो airway reflexes हैं वो intact नहीं रहते, इसमें हमारे airway reflexes जो हैं वो intact रहते। सही। और आपको एनाल्जेसिक इफेक्ट भी एडिटिव मिल जाता है, दोनों में एनाल्जेसिक इफेक्ट है। यस सर, यस। ठीक हो गया। अगला सिनेरियो देखते हैं। जी, अब कौन रह गए जी? डॉक्टर अब्दुल वासे। डॉक्टर अब्दुल वासे ऑब्जर्वर हैं या देंगे आंसर इसका? यस सर। पढ़े सिनेरियो। 5-day baby is admitted to ICU. On your visit, you found that baby is a case of लेफ्ट है। left diaphragmatic hernia. The surgeon wants to operate. How I will prepare baby for anesthesia? Okay. सर 5-day बेबी है, इसको तो सबसे पहले हम NBM रखना चाहेंगे। NBM हो जाए और उसके बाद हम वो हिस्ट्री वगैरह कोई और कंजेनिटल वगैरह डिफॉर्मिटीज की वो उसको इवेलुएट करेंगे और उसके बाद कंसेंट वगैरह लेके हम इसको एनेस्थीसिया के लिए प्रिपेयर जब करेंगे तो हम OT टेम्परेचर हम ऑप्टिमल लेवल पे रखेंगे कि बेबी हाइपोथर्मिया से मतलब बचा रहे। और OT में जब इसको शिफ्ट करेंगे टेबल पे तो हम इंडक्शन करेंगे। इंडक्शन विद बेबी को मोस्टली मतलब इनहेलेशनल इंडक्शन करते हैं 5-day की बेबी और अनकफ ट्यूब के साथ वो करेंगे विद। उससे पहले अगर हम प्रियर सक्शन कर सकें या NG हम उसको डाल के उसको गैस्ट्रिक वगैरह सक्शन करवा सकें तो वो कर लेंगे इंटुबेट करके। तो उसको प्रॉपरली कवर करेंगे कि और वार्म फ्लूइड्स वगैरह ये चीज़ें हम उसके लिए कंसर्न रखेंगे। वार्म फ्लूइड और कवर के हाइपोथर्मिया ना हो, ये चीज़ें हमारे पास प्रिपेयर होनी चाहिए। इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह हमारे पास होनी चाहिए। इंटुबेट कैसे करेंगे? यस सर। प्री ऑप, इंट्रा ऑप और पोस्ट ऑप कंसर्न्स क्या हैं आपके इस बेबी में? सर प्री ऑप तो हम इसको NBM और मतलब NBM हम वहाँ रखेंगे। इंट्रा ऑप हम इसकी NG पास करवा के मतलब इसको सक्शन करेंगे और इसको वार्म रखेंगे, वार्म फ्लूइड्स यूज करेंगे। वार्म फ्लूइड्स वार्म रखेंगे इसको। जी, how will you intubate this baby? And what drugs and techniques you will use? सर इनहेलेशनल से प्रेफर करेंगे इनहेलेशन या फिर हम उससे करेंगे केटामीन से इंटुबेट करेंगे इसको।
ओके, अच्छा, मॉनिटरिंग कौन सी यूज करेंगे? व्हाट मॉनिटरिंग यू विल यूज इन दिस केस? सर मॉनिटरिंग हम नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग जो है टेम्परेचर बेबीज के लिए हम मस्ट करेंगे, और बीपी, पल्स, SpO2 वगैरह ये करेंगे, ECG मॉनिटरिंग करेंगे। बीपी करेंगे और मॉनिटर? BPS कर लेंगे सर। कैसे करेंगे? और सर नॉन कफ नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव करेंगे? इन्वेसिव क्यों नहीं करना चाहते? सर इन्वेसिव भी कर सकते हैं, लेकिन 5 डे की बेबी में इन्वेसिव जरा डिफिकल्ट भी हो जाएगा पेशेंट के लिए। मतलब क्या डिफिकल्टी होगी? मतलब वो 5 डे बेबी है, तो उसमें मतलब इन्वेसिव आर्टेरियल डालना मतलब वो जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। जी, इसमें मेहर अली साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी मैसा। सर मॉनिटरिंग में हम पेरिकार्डियल एंड एसोफेगल स्ट्रेच लगाएंगे और 2 पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे टू मेजर द प्रीडक्टल एंड द पोस्टडक्टल ऑक्सीजन सैचुरेशन, कैप्नोमेट्री, इंट्राऑपरेटिव आर्टियल लाइन विद अ 24 गेज कैनुला। और सर वो राइट आर्टियल रेडियल आर्टरी पे लगाएंगे टू नो द, और उससे हम एबीजी वगैरह भी मेजर करेंगे फॉर द प्रीडक्टल PaO2 और CVP फॉर एवेल्युएटिंग फ्लूइड स्टेटस, और इसोफेगल और रेक्टल टेम्परेचर प्रोब भी लगाएंगे। प्लस इसके अलावा आई वुड लाइक टू ऐड कि ये बच्चा जो है ना 5 दिन का नियोनेट है, तो इसमें अम्बिलिकल वेसल को भी आप वो कैनुलेट करके जो है ना वो यू कैन मेंटेन एन इनवेसिव लाइन फ्रॉम देयर। इनवेसिव अम्बिलिकल को भी कर सकते हैं, दैट्स गुड। ओके, व्हाट इज ये ऊपर इंटुबेशन कैसे करेंगे? इस पे कोई ऐड करना चाहे? सर इंटुबेशन बाय द जी मेहर अली जी, डॉक्टर परवेज बोल रहे हैं जी। सर इसमें सबसे पहले तो हम एनजी डिकम्प्रेशन करेंगे, इसका स्टमक खाली करेंगे सर। उसके बाद जो है व्हेन वी विल बी श्योर अबाउट दैट कि हमने काफ़ी ये जो है कर दिया है, तो उसके बाद वी विल गो फॉर द रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। इसमें अमूमन सर हमें डिफिकल्ट एयरवे नहीं मिलता होता, तो वी कैन गो एंड वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम द एस्पायरेशन सर। ओके, व्हाट इज क्राइटेरिया? जी अच्छा सॉरी मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारा प्लान ये होगा कि जैसे जो मैड ने बोला वी वुड डू द डिकम्प्रेशन, और जस्ट के बाद डिकम्प्रेशन के बाद व्हाट वी वुड डू इज गो फॉर अ इनहेलेशनल इंडक्शन विदाउट मसल रिलैक्सेंट, और इसमें सर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है सर वो अवॉइड करेंगे। दैट्स व्हाट इज क्राइटेरिया प्राइमरी क्लोजर? सर क्राइटेरिया नहीं पता, लेकिन ये आइडियली आपकी प्रेफरेंस यही होती है कि जो ना प्राइमरी क्लोजर हो जाए, यू एक्सटेंड द डायफ्राम। एक तो जब आपके कंटेंट्स होते हैं, जो बाउल कंटेंट्स हैं उसका आपने वो दे गो बैक इनटू द बाउल, देन यू एम फॉर अ प्राइमरी क्लोजर। ठीक है, इसमें सर ये मकसद ये होता है कि बिकॉज फायदा ये है कि सर विद एज जो है ना वो जो आप प्राइमरी क्लोजर होता है दैट बेसिकली ग्राफ्ट व्हाटएवर इन दैट इज दैट एक्चुअली ग्रोस एज कंपेयर टू अगर आप एक ग्राफ्ट लगाते हैं ना सर वो ग्रो नहीं करता। जैसे क्राइटेरिया मुझे एग्जैक्टली अगर इफ देयर इज समथिंग वी नीड टू सी। अब आप प्राइमरी क्लोज नहीं करते? सर बहुत बड़ा डिफेक्ट हो सर अब उसमें हम दो चीजें देखते हैं कि जी जैसे सर अगर सर्जन ने जैसे ही पेशेंट को क्लोज किया है तो उसमें अगर एयरवे प्रेशर बढ़ जाता है हमारा, तो दैट मींस कि वो हमें शो करता होता है कि इसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा है। तो वी विल कंसल्ट विद द सर्जन कि भाई इसका एयरवे प्रेशर बढ़ रहा है, तो कंसीडर अबाउट द अदर रिलीविंग फैक्टर्स के। कोई इस तरह तो नहीं है कि इसका एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा है और फिर पेशेंट को एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। कितना प्रेशर हो तो आप रोक लेते हैं? सर अगर 30 से एक्सीड कर रहा है तो वी विल, ये कंसर्न है हमारा। और एब्डोमिनल प्रेशर अगर कंसिस्टेंटली मोर देन 12 है तो ये भी कंसर्न है सर। दैट्स गुड। ये जो पीक एयरवे प्रेशर या एब्डोमिनल प्रेशर है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको क्लोज करते ही पता चलता है 30 क्रॉस कर रहा है तो वहां पे आप सर्जन को रोक देते। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कंपार्टमेंटल सिंड्रोम पोस्ट ऑपरेटिवली?
Sir, compartment syndrome, we are calling the syndrome that when the abdominal pressure is constantly more than 20 and along with the impending organ failures. तो अगर उसमें कोई भी साइन ऑफ ऑर्गन फेलियर भी ऐसा है और कॉन्स्टेंटली प्रेशर ज्यादा है तो दैट वी आर लेबलिंग एज एब्डोमिनल. कौन सा पहले ऑर्गन फेलियर का साइन आता है? सर सबसे पहले रीनल आएगा सर. यूरिन आउटपुट. अगर यूरिन आउटपुट कम आ रहा है तो आप ज़हन में फौरन सस्पिशन आनी चाहिए कि ये जो है ना कंपार्टमेंटल सिंड्रोम है. जी सर. ठीक हो गया. दैट्स गुड. अच्छी तैयारी है माशाल्लाह आप लोगों की और आई एम मच होपफुल कि आप सारे इंशाल्लाह पास हों के हमें जो है ना न्यूज़ मिलेगी ऑनलाइन ही मिलेगी तो फिर आपकी ऑनलाइन की सेलिब्रेशन हम करेंगे इंशाल्लाह. तो उसमें आप सारे लोग हैं हमारे उस क्लासरूम में सीधे ऑनलाइन क्लासरूम में? नो सर. ये जो ग्रुप है टॉप पर है. चले मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा. आप एग्जाम से फारिग शारिग होकर उसको फिर ज्वाइन कर लीजिएगा इंशाल्लाह. और ये जो है वो सर्विसेज हैं जो आप पे बाउंड हैं और आपने आगे पे बैक करनी है कि अगर आज आपको कुछ लोगों ने इस तरह से फैसिलिटेट किया तो कल आपने भी लोगों को करना है. ये कर्ज होता है. तो अभी ये फैसिलिटीज आ गई हैं. चले हम दूर बैठ के भी लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं. थोड़ी ओरिएंटेशन हो जाती है, फोबिया कम हो जाता है. क्वेश्चन यही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता. ये अभी जो क्वेश्चन आपसे अरसलान ने पूछे हैं, मैंने पूछे हैं, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप बाद में फीडबैक दीजिएगा. कभी भी इससे मुश्किल बात नहीं पूछी जाएगी. और हर एग्ज़ाम के अंदर एक दो ऐसा क्वेश्चन या सिनेरियो आता है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, नए जो है ना रिसेंट एडवांसेस के हवाले से होता है. वहाँ पे अगर आप कोई थोड़ा सा तो आपकी परफॉर्मेंस लो भी रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती. एग्जामिनर भी उसको कंसीडर कर रहे होते हैं कि नया सिनेरियो है या डिफ़िकल्ट है. तो मेन चीज़ ये है कि ये जो कॉमन चीज़ें हैं, ये थिंग जो है वो आप अच्छी रिप्रोड्यूस करें. जैसे ये एपिड्यूरल वाला सिनेरियो था, इसमें प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो आप कैच करें, उसको मिस ना करें. टॉन्सिलेक्टमी है कि पोस्ट टॉन्सिलेक्टमी ब्लीडिंग, उसमें आप फिंगर पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे तो एग्जामिनर आपको उसको एक्नॉलेज करेगा. ठीक. अब जैसे ये डायफ्रैग्मेटिक हर्नी है, ये एक रेयर सिनेरियो है, हम डील तो करते हैं, लेकिन इसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम भी रही तो कोई इतना माइंड नहीं करेगा. तो यही चीज़ें थी. अभी दूसरे ग्रुप को देख लें. डॉक्टर गोहर, वेलकम. आप लेट हो गए. Sir, I'm so sorry, sir. I couldn't attend. Actually, we had a difficult airway patient. We were all involved in that. अच्छा. चले, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की, आपके साथ शेयर कर दूंगा. आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा. ठीक हो गया. जरा दूसरे ग्रुप को देखें जहाँ तक पहुंचे. Pains. Open question to all of you. What alternatives are there to dexamethasone in this case? एक तो हम प्रोपोफोल यूज करते हैं लो डोज में और दूसरा मसला रिलैक्सेंट हम सक्सामेथोनियम यूज करते हैं बिकॉज शॉर्ट एक्टिंग है. और अल्टरनेटिव में अगर क्योंकि हमारे पास डेक्सामेथासोन नहीं है तो फिर हम रोकिरानम का ऑप्शन नहीं रखते और हम लो डोज में एट्राक्यूरियम हम आई थिंक यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लो डोज में. बट अगेन देयर इज अ रिस्क ऑफ जो एयरवे का और ये ब्रीदिंग का. तो फिर आई गेस क्योंकि हम रिमोट एरिया में कर रहे होते हैं तो फिर 20-25 मिनट्स के लिए हमें वेट करना होगा. उसके लिए अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है तो फिर हम लो डोज में एट्राक्यूरियम यूज कर सकते हैं. एनीबॉडी एल्स? सर एट्राक्यूरियम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास बैकअप का सामान है और हम एयरवे को मेंटेन कर सकते हैं तो लो डोज एट्राक्यूरियम यूज कर सकते हैं. और अगर शुगेमाडेक्स अवेलेबल हो तो रोक्यूरोनियम यूज किया जा सकता है. इसमें मीवैक्यूरम भी यूज किया जा सकता है. द ओनली प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता. बाकी यूज किए जा सकते हैं लेकिन उनका एक्शन प्रोलॉन्ग है और हमें वही बात वेट करना पड़ेगा और इंटूबेट करना पड़ेगा पेशेंट को बाद में. ठीक है.
मीवाक्यूडियम की किस क्वालिटी की ड्रग्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? शॉर्ट एक्टिंग? हाँ जी। अच्छा जी असलान हो गया मुकम्मल? नहीं सर, अभी तो रहता है, 2 स्टेशन रहते हैं। अच्छा अच्छा, चले करें, 2 कर कर लेता हूँ। कर। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो। अभी ऑनलाइन क्लासेस आप जो है ना, आपके डेली रिफ्लेक्सेस हैं वही ज़्यादा चेक करते हैं। जो डेप्थ है उसमें लॉन्ग केस जाता है, उसकी डेप्थ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो होपफुली आपने लॉन्ग केस की तैयारी की होगी। अभी हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे मुल्तान, उनके साथ हम कल लॉन्ग केस करेंगे। आप लोग तो दूर दूर से हैं, आपके लिए ट्रैवल करना इशू होगा, तो उसका हम कर रहे हैं कोई कोशिश कि अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग या इस तरह का कोई चीज़ डेवलप कर लें जिसमें एटलीस्ट जो हमारे दूर के लोग हैं वो उसको कर लें, क्या कहते हैं, ऑब्ज़र्व तो कर लें। तो इस पे वर्किंग करते हैं इंशाल्लाह, जहाँ तक भी हो सका कुछ ना कुछ इस पे करें। तो आप लोगों के कोई कमेंट्स हों, इस पे कोई सजेशन हो, आप वो चैट बॉक्स में भी, ग्रुप्स में भी मेरा नंबर नोट कर लें, डॉक्टर अरसलान का कर लें, और ऑनलाइन एनेस्थीसिया क्लासरूम में आ जाएं आप लोग, वहाँ से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। अभी कोई चीज़ ऐड करना चाहें अपना हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट कर दूंगा। सर ऑनलाइन एनेस्थीसिया क्लास में हम कैसे ऐड हो सकते? वो अभी ग्रुप में ना वो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ उसका लिंक, तो आप वो लिंक प्रेस करेंगे तो आप उसमें आ जाएंगे। वो व्हाट्सएप ग्रुप है, फर्दर सर आपको वो सारी लिंक शेयर अभी कर देते हैं। ओके सर। सर आप कल लॉन्ग केस करवा रहे हैं प्रैक्टिस? हाँ जी, लॉन्ग केस करवा रहे हैं। तो क्या लॉन्ग केस सिर्फ वहीं फिजिकली आप वहां पर करा रहे हैं या ऑनलाइन का भी प्लान है? उसमें देखें दो चीज़ें हैं, एक ये है कि हम उसके ऊपर कोई ले लें, आपको ना हमें 2 कैमरा चाहिए होंगे, उसको लगा के तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन ऑब्जर्व करवा दें। तो दूसरा तरीका ये है कि सपोज करें आप अपने हॉस्पिटल में एक लॉन्ग केस ले लें, उसके ऊपर आपको 2 कैमरा लगाने पड़ेंगे, वेब कैम लेने पड़ेंगे। अब वो उसको प्रैक्टिस करें तो यहाँ बैठ के हम उसको देख लेंगे, और बाद में जो उसका क्वेश्चन आंसर सेशन है वो तो ऐसे ही जैसे टेबल वाला। तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जैसे जो एफआरसी का जो पैटर्न होता है जिसमें पेपर पेशेंट बनाते हैं, तो कोई सिनेरियो आप पूरा बना लें कि ये पेशेंट है, उसकी ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ये फाइंडिंग्स हैं, उनकी ये इन्वेस्टिगेशन से। सपोज वो पहला वाला जो सेशन हाफ एन आवर का होता है जिसमें हम पेशेंट को देख लेते हैं, वो समराइज करके एक दे दें, उसके बाद फिर उस पर जो पैथोफिजियोलॉजी वाला सेक्शन और फिर जो एनेस्थीसिया वाला सेक्शन है, तो वो फिर हम कम से कम सेकंड वाले जो 2 पार्ट हैं हम उसको डिस्कस कर लें अगर पॉसिबल हो तो। वो कोई इशू नहीं है, वो कर सकते हैं। असल में जो जो सिचुएशन है ना वो ये है, हम ये आपको एक्चुअल सिचुएशन में रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इस टाइम में आपके रिफ्लेक्सेस को हम डाइवर्ट करें, क्योंकि आपने एक्चुअल पेशेंट के ऊपर जाके करना है, एग्जामिन भी करना है, हिस्ट्री भी लेनी है, तो इसलिए हम आपको इस वक्त डाइवर्ट नहीं करना चाहते। तो उसमें हमारा सेंस यही है कि जो एक्चुअल सिचुएशन है उसी के करीब ही रखें, इसलिए हमने टॉक्स को भी उसी पैटर्न पे रखने की कोशिश की कि उसी तरह से रूम में आपको शफल करें और 6-6 मिनट पे करें। टेबल वाइवे में जो है ना वही कोशिश की कि आपके साथ उसी तरह के सिनेरियो डिस्कस हों। तो अदरवाइज इस पे हमारी फैकल्टी जो है वो काम कर रही है पेपर पेशेंट पे, और इवन के उसके ऊपर ना ये जो क्या कहते हैं इंटरेक्टिव वीडियो पेशेंट, इसके ऊपर मुझे टास्क एक इन्होंने दिया था कि आप इसको डेवलप करें। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर इंटरेक्टिव पेशेंट डेवलप हो सकते हैं, लेकिन ये आगे का टाइम है, जब वो डेवलप होगा प्रैक्टिस में आएगा तो फिर वैसे करेंगे। तो हो सकता है अगर वो आप लेना देना चाहें इस तरह से, तो हम वो केस मेरे पास तो पड़े हुए हैं पेपर प्रेजेंटेशन वाले, पेपर पेशेंट वाले, तो वो हम कर भी सकते हैं। और उसको हम किसी एक टाइम में जो है ना वो आधे घंटे या 40 मिनट का बनेगा तो कर लेंगे डिस्कस।
लेकिन अभी मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप उससे डाइवर्ट हों, अभी आप उसी रिफ्लेक्सेस में जाएं क्योंकि आपने एग्जाम देना है अगले हफ्ते, तो उसको डाइवर्ट ना करें। थैंक यू सर। जी ठीक है, यहाँ पे फिर वाइंड अप करें जी सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप Thank सारे you, sir. पास होके आएंगे जी। और आमीन। रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा, चाहे हमें इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिएगा कि मैं आपकी खुशी में हम भी शरीक हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और इंशाल्लाह एग्जामिनर भी हमारे जो जिनसे आप एक्सपोज हुए हैं इनमें से आएंगे। तो थोड़ा सा भी लोग डरे हुए हैं कोविड की वजह से ट्रैवल करने में, तो इंशाल्लाह इनमें से कुछ लोग भी आएंगे जिनके साथ आपका इंटरेक्शन भी हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, और यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।